हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ, सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट वालों को। तो दोस्तों, ये हमारे संस्था के सीटेट यूपीटेट चयनित छात्र हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चैप्टर 11 अधिगम का मूल्यांकन पढ़ाने वाले हैं। ओके, चलिए पहले हम बताते हैं आप लोगों को मूल्यांकन होता क्या चीज़ है। मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेल्यूएशन। क्या कहते हैं? इवेल्यूएशन। ओके, तो चलिए हम बताते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपदेयता की जांच की जाती है। मतलब मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल रही। मतलब उसने जो व्यवस्था दिया, शिक्षण में जो व्यवस्था मिली और शिक्षण जितना आप लोगों को दिया गया, जितना पढ़ाया गया आप लोगों को, जितना उसके बारे में जानकारी दी गई, तो ये निश्चित ये बताता है कि उसमें हमें कितनी सफलता मिली है, आप लोग कितना कैप्चर कर पाए और कितना नहीं। ओके, इसमें यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, एवं यदि नहीं हुई है तो कितनी सीमा तक नहीं हुई है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्वलन का कार्य करता है। यह सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का कार्य करती है। इस तरह मापन के आधार पर शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आई बात समझ में? इसमें शिक्षक भी देखता है, अपना मूल्यांकन करता है कि वो किस तरह पढ़ा रहा है, बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और शिक्षार्थी का भी मूल्यांकन होता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं आकलन क्या चीज़ होता है। जब हम किसी चीज़ को आंकेंगे तभी तो उसका मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जानना कि वो कितना अगर पढ़ाया गया तो कितना उसको आया, कितना उसने कैप्चर किया। तो आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। क्या है? आकलन जो है वो मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, अर्थात ज्ञान का परीक्षण ऊपरी स्तर पर होता है, ना कि विस्तृत स्तर पर। नोट: आकलन या मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बालकों की विकास दर को पता लगाना है। आई बात समझ में? आकलन और मूल्यांकन के दोनों का उद्देश्य होता है कि बालक को जितना बताया गया वो कितना उसको कैप्चर कर पाया, या कितना आगे बढ़ा है, या कितना उसको नहीं आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब मैं आप लोगों को कुछ पहले बताती हूँ, फिर उसके बाद मूल्यांकन के प्रकार पे चलती हूँ। जैसे अधिगम का मूल्यांकन होता है, ठीक है, तो अधिगम के मूल्यांकन में उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है, जो स्टाफ और व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थी की प्रगति की जांच करने और सूचना को अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बनाता है। तो अधिगम के मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं भी होती है जो मैं आपको बताते चलूँ। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। मतलब जब हम पढ़ाई पूरी कर लेते हैं अपनी 1 साल की, 6 महीने की, जितना भी मेरा कोर्स होता है, उसके बाद लास्ट में ये जो है मूल्यांकन करके हम पता लगाते हैं। ठीक है ना? मतलब जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं। सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है। सारी जो सूचनाएं होती है वो शिक्षक के द्वारा एकत्रित की जाती हैं।
सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। जैसे लास्ट में बता दिया जाता है इतने में बच्चा इतना नंबर पाया है, या ग्रेड ए ग्रेड बी लाया है, ठीक है ना। अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के साथ तुलना की जाती है। जो हमारी कक्षा के और सारे विद्यार्थी होते हैं उनके साथ हमारी तुलना की जाती है कि कौन ज़्यादा लाया, कौन कम लाया, कौन अच्छा पढ़ने में है, कौन नहीं है, कौन बीच में है। यह इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नज़र डालता है। ओके, तो चलिए हम बताते हैं मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार में है, पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। क्या है? निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। तो चलिए हम पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन के दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अभिवृत्ति या मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम लगातार बालक के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो पढ़ाई के दौरान जो बीच बीच में क्वेश्चन करता है, जैसे हमें एक टॉपिक पढ़ा लिया, फिर 2 टॉपिक पढ़ा लिया, फिर उस पर हमसे जो क्वेश्चन करता है उसी को बोलते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। मतलब यह मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। जो पाठ हमें, जो लेसन, जो चैप्टर हमें एक टीचर पढ़ा रहा है उसके बीच बीच में किया जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट है योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यह सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। कब किया जाता है मूल्यांकन? योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन ये जो है सत्र की समाप्ति के बाद इसका मूल्यांकन होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों को किस सीमा तक ज्ञान हुआ है। जैसे जो हम 5th में है, 6th में है, 7th में है, या फिर जैसे CTET UPTET का जो कोचिंग कराई जाती है उसमें जब इसका सिलेबस ख़त्म होता है, जब हमारा कोर्स ख़त्म होता है एक चैप्टर का, तो इसके बाद में हमारे सारे का मूल्यांकन किया जाता है। तब शिक्षक ये बताता है कि बच्चा कितनी सीमा तक जान पाया, कितना नहीं, फिर वो रिवीजन कराता है। ओके, या जो हमारा रिज़ल्ट आता है सत्र की समाप्ति के बाद इसका मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। जो सत्र की समाप्ति के बाद जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें जो रिज़ल्ट आता है वही होता है योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन। ओके, चलिए थर्ड है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो निदानात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है निदानात्मक मूल्यांकन यह मूल्यांकन जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उनके कारणों का पता लगाया जाता है, तो उसे निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे ये मूल्यांकन जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान ही होता है, जब पढ़ाई के दौरान ही बच्चा कुछ नहीं बता पाता है या टेस्ट वगैरह होता है, बच्चा उसको नहीं कर पाता है, तो उनको कारणों का हमें पता चलता है। इसी निदानात्मक मूल्यांकन से ही हमें उनके असफलता के कारणों का पता चलता है। इसी को कहते हैं निदानात्मक या उपचारात्मक मूल्यांकन। ओके, तो अब देखिए हम बताते हैं आपको अधिगम्य मूल्यांकन की विशेषताएं। जैसे मैंने कि आपको अभी बताया कि यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। सूचना अध्यापकों द्वारा एकत्र की जाती है। एक मिनट। और सूचना को सामान्य रूप से अंकों या ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। ओके,
फिर हमारा है अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मापदंड क्या है। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पहला पॉइंट है ये युक्ति संगत होते हैं, मतलब ठोस मानदंडों पर आधारित होते हैं। सेकंड है हमारा ये विश्वसनीय होते हैं। जो अच्छे मूल्यांकन होते हैं वो यही होते हैं, मूल्यांकन और पद्धति का सही होना, ये जो है विश्वसनीय होते हैं। और थर्ड है ये तुलनीय होते हैं, जब उनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों में की गई जांच परख से की जाती है तो वे ठीक पाए जाते हैं। मतलब ये तुलनीय होते हैं, मतलब इसका है कि जब उनकी तुलना अन्य विभागों या विद्यालयों में की गई जांच परख से की जाती है तो वे ठीक पाए जाते हैं। ओके, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो चलिए मेरा पहला पॉइंट है विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। ओके, ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो होता है वो विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत, मतलब ये हमारा एग्ज़ाम बोर्ड में नहीं होता है, ये स्कूल स्तर पर होता है। यह मूल्यांकन विद्यालयों द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्डों द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देश के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है। इसमें बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसलिए यह सच्चे अर्थों में शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात करता है। आई बात समझ में? मतलब मूल्यांकन विद्यालय आधारित प्रणाली मूल्यांकन विद्या और बाल केंद्रित आधारित प्रणाली होती है ये। ओके, विद्यालय आधारित मूल्यांकन का अर्थ होता है यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां भी उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कई बार इन त्रुटियों का कारण ठहराया जा सकता है। बुनियादी कारण मूल्यांकन के स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा है। दूसरा कारण बाह्य परीक्षा की प्रथा का अनुकरण, जो सामान्य रूप से सत्र के अंत में ली जाती है। यह विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। यह बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह विकास के व्यक्तिगत स्वरूप के दृष्टि से विद्यार्थियों को एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। आई बात समझ में? यह अपनी शिक्षा के पहले से निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में केवल उसकी स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे की अपनी वैयक्तिक योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार पर निर्माण करता है। ओके, चलिए हम बताते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं, इसका मुख्य लक्ष्य विद्यार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देना होता है। यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत और अधिक व्यापक और सतत होता है। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देता है। ओके, यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। यह मूल्यांकन बाल केंद्रित होने के अलावा विद्यालय केंद्रित भी है। इसका अर्थ यह है कि बाहर का कोई अधिकरण या मूल्यांकन प्रक्रिया हस्तक्षेप नहीं करता। यह पूरी तरह से
विद्यालय आधारित है। यह और अध्यापक द्वारा किया जाता है, अध्यापक पर भरोसा किया जाता है और इस संक्षिप्त विवरण के साथ ही अध्यापक अपने विद्यार्थियों के बारे में सबसे अधिक जानता है। उसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत और अधिक व्यापक और सतत होता है। ओके, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की अवधारणाओं को अपने विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानने के अवसर मिलता है। वे क्या सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं, सामूहिक रूप से सीखने में उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे बच्चे क्या महसूस करते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी रुचियों और प्रवृत्तियाँ क्या हैं, सामूहिक रूप से सीखने में उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सब आता है। ओके, चलिए हम बताते हैं आपको विद्यालय आधारित मूल्यांकन की सुदृढ़ आवश्यकता। चलिए, पारंपरिक बाह्य परीक्षा के उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसके निम्न उद्देश्य हैं। पारंपरिक मूल्यांकन में केवल सीमित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की परख अच्छी तरह नहीं हो पाती। इसलिए विद्यालय आधारित नवीनतम मूल्यांकन पद्धतियों की आवश्यकता है। वास्तव में बाह्य परीक्षाओं ने स्कूलों में मूल्यांकन की स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और अध्यापन की समूची प्रक्रिया सार्वजनिक परीक्षा के अनुकूल बनानी शुरू हो गई थी। बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना, ठीक है ना, और अध्यापक को सृजनात्मक अध्ययन के लिए गुंजाइश मुहैया कराना। ओके, निदान और उपचार के साधन को व्यवस्थित करना, अपेक्षाकृत अधिक कौशलों वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना। और भी पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। शिक्षण सामग्री और प्रणाली में सहवर्ती सूचना डालना। ओके, बहुत से अन्य संबंधित प्रयोजनाओं को पूरा करने के लिए परीक्षाएं लेने की क्रियाविधि में सुधार, माध्यमिक अवस्था से लेकर आगे तक सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, शिक्षण सामग्री और प्रणाली में सहवर्ती परिवर्तन करना। आई बात समझ में? विद्यार्थियों के न केवल उपलब्धियों और प्रवीणताओं के स्तर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बल्कि निदान और उपचार को समृद्ध बनाने वाले कार्यक्रमों के जरिए उनमें सुधार करने के लिए परीक्षा के परिणामों का अधिक व्यापक रूप से उपयोग। ओके, चलिए हम बताते हैं आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रिया है, प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इस प्रणाली को सीबीएसई द्वारा बताया गया कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
आई बात समझ में? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, हमेशा बताती हूँ कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। आज हमारे समक्ष पारंपरिक परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन को बदलने की चुनौती उभर कर आई है। माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपने साथी विद्यालयों में लागू करते हुए सीबीएसई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे का विकास क्रम है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने में मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार की परिणामों पर आधारित है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट नहीं डालते, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए तो हम आपको और बताते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। यह निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया निर्मित किया जाता है। इसका अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का नियम, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से जिसमें छात्र विकास के सभी पक्ष शामिल हों। व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों की शामिल करते हुए छात्रों की योजना, ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग। ये देखिए, ये जो है लाइन से ऐसे कभी कभी पूछ लेगा कि इसके सतत और व्यापक मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं उसको लाइन मतलब कि उसको बोलेंगे सीधे लाओ या फिर अवरोही क्रम में लिखो। तो योजना पहले आएगा, फिर ज्ञान, फिर समझ आएगा, फिर हम की व्याख्या करेंगे, फिर अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण होगा, फिर हमारा मूल्यांकन होगा, फिर सृजनात्मकता निकल के आएगा। ओके, अब बता रहे हैं हम आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन की विधियाँ क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के साधन की विधियाँ। चलिए, पहला है हमारा निरीक्षण विधि। क्या है? निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि में अध्ययन सावधानीपूर्वक होता है क्योंकि अध्यापक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इस विधि में सामूहिक व्यवहार की जांच की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, यह विधि पूर्व बाल्यावस्था में मूल्यांकन 6 के लिए अति उत्तम है। मूल्यांकन के लिए अति उत्तम है। छात्रों को मूल्यांकन किए जाने का एहसास भी नहीं होता। निरीक्षण विधि में क्या होता है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि निरीक्षण विधि में सावधानीपूर्वक होता है क्योंकि अध्यापक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इस विधि की सामूहिक व्यवहार की जांच की जाती है। यह विधि पूर्ण बाल्यकाल में मूल्यांकन के लिए अंतिम होती है।
छात्रों को मूल्यांकन किए जाने का एहसास भी नहीं होता। अध्यापक प्राकृतिक परिस्थिति में बालक का मूल्यांकन कर पाते हैं। गुडे तथा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन करिए। गुडे तथा हार्ट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभिक होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। यह विधि बाल्यकाल में मूल्यांकन के लिए अनुदान है, क्योंकि इसमें छात्रों को मूल्यांकन किए जाने का एहसास भी नहीं होता। अध्यापक प्राकृतिक परिस्थितियों में बालक का मूल्यांकन कर पाते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है: वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं प्रश्नावली विधि। क्या देखते हैं? प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का एक साधन है, जिसके द्वारा उत्तरदाता स्वयं उसकी पूर्ति करता है। यह प्रश्नों की सुनियोजित सूची है, जिसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। 0 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों को चित्र प्रश्नावली दी जाती है, जिसमें प्रश्नावली के रूप में होते हैं। बच्चे सही लगाने वाले चित्रों को अंकित करते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रश्नावली विधि। अब हम आपको बताते हैं साक्षात्कार विधि, जिसमें मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। जैसे साक्षात्कार द्वारा अध्यापक बालक की प्रगति को ज्ञापित कर पाता है, परंतु इसमें प्रश्न इस प्रकार के दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं कि बालक को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि वह उसका मूल्यांकन हो रहा है। इस विधि में बालक अध्यापक के करीब आता है और निर्भय होकर बात कर पाता है। इस विधि द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक भी दूर की जा सकती है। वैज्ञानिक विधियां भी दूर की जा सकती हैं। साक्षात्कार वह विधि है जिसके द्वारा मौखिक तथा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है, कोई भी सूचना हो। चलिए देखिए, ये है हमारी जांच सूची। क्या है? जांच सूची। जांच सूची में अध्यापक बालक के सभी तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, भाषा, सामाजिकता, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार आदि के लिए लिख पाते हैं, जिसको बाद में एकत्रित कर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में बालक का उचित मूल्यांकन होता है। मतलब जांच सूची में अध्यापक बालक के सभी तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, सामाजिकता, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिखते जाते हैं, जिसको बाद में एकत्रित कर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में बालक का उचित मूल्यांकन होता है। विवरण विधि, इसमें विद्यार्थी के बुद्धि कुछ समय के कार्य का नमूना एकत्र किया जाता है। विवरण में विद्यार्थी के कुछ ऐसे समय के कार्य का नमूना एकत्रित किया जाता है। यह नमूना दिन प्रतिदिन के कार्य से भी किया जाता है। यह शिक्षार्थी के बेहतरीन कार्य से भी किया जाता है। ओके, अब विवरण के लाभ क्या क्या है मैं ये आपको बताते चलती हूँ।
जो नोट डाउन करते हो नोट डाउन करें, जो देख रहे हो वो अच्छे से ध्यान से समझते चलें। संचित रिकॉर्ड उपलब्ध हो, एकत्रित इस प्रकार में यह दिखाएं कि किस प्रकार कौशल और ज्ञान का विकास होता है। ओके, इससे विद्यार्थी अपने अधिगम और प्रकृति का दूसरों को प्रदर्शन कर सकता है। क्या बच्चा अधिगम और मूल्यांकन की सक्रिय प्रतिभागी बनाता है। ओके, चलिए हम आपको कुछ और बताते हैं। विवरण संबंधी सुझाव क्या क्या होते हैं। ओके, तो विवरण में रखे जाने वाले चयनित कार्य का विशेष कारण होना चाहिए। कार्य के सभी कागज मदों को शामिल नहीं करना होता है, इनसे अव्यवस्था हो जाएगी। विवरण के समय विषय वस्तु के चयन में विद्यार्थी की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित किया जाए और विषय वस्तु के चयन के मापदंड तय किए जाए। ओके, वर्णनात्मक रिकॉर्ड हम देख लेते हैं कि हमारे वर्णनात्मक रिकॉर्ड क्या क्या हैं। अध्यापक बच्चे को साथ ही विद्यार्थी के अनुभव का वर्णनात्मक विवरण भी लिखना चाहिए। इससे बच्चे के जीवन कौशल के प्रत्येक पहलू का पता लगाने में उन्हें अवसर दिया जाता है और वे शिक्षार्थी की और अधिक संपूर्ण छवि का सृजन करने के लिए उसके पिछले विवरण का साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं और संचयी रिकॉर्ड तैयार करने में उपयोग में लाया जा सकता है। ओके, चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से पुटअप करते हैं। आप उसका आंसर बताइए कि आपने क्या क्या समझा। आई बात समझ में? तो चलिए आप मुझे बताइए, आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। ए, वे क्या सीखते हैं। बी, वे क्या सोचते हैं। सी, वे कैसे सीखते हैं। अब देखिए, अब ऑप्शन फर्स्ट में है केवल ए, ऑप्शन सेकंड में है बी और सी, ऑप्शन थर्ड में है ये और सी, और ऑप्शन फोर्थ में है ये सभी। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए, सोचिए, विचारिए। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी, ए सभी, मतलब इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए आप दूसरा क्वेश्चन बताइए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ऑप्शन सी, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग। ऑप्शन डी, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, बताइए। कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट दें। देखिए, इसमें मैंने क्या पूछा था कि इसका एक उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो हमें देखना है, पहले हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया क्या नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसका आंसर दीजिएगा।
सीखने के लिए आकलन क्या होता है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। ऑप्शन डी विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बताइए। ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन डी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की त्रुटियां। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। ऑप्शन डी विद्यार्थियों की क्षमताएं। बताइए आप लोग इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। तार्किक आधार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऑप्शन ए है इसका सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। ऑप्शन बी आकलन के अवसरों का अधिकमीकरण। ऑप्शन सी मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। ऑप्शन डी शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। तो दोस्तों हमारा चैप्टर आज ये कंप्लीट हुआ। ये हमारी संस्था का एड्रेस है M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाजियाबाद। और ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर है 9910386775। दोस्तों ये हमारे संस्था के व्हाट्सएप का QR कोड है, जिससे आप इससे जुड़ के आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। और आपको कुछ भी चाहिए हो, PDF चाहिए हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये हमारे व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर है 9450403017। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।